हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एमपी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए विश्व इतिहास एक कठिन समस्या बना हुआ है सभी स्टूडेंट्स में। तो आज के इस सेशन में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। एक तो धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा यूरोप में वाणिज्यवाद। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम इसी प्रकार से बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं धर्म सुधार आंदोलन। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इतना बस आप करके चले जाना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है धर्म सुधार, मतलब कि धर्म में सुधार। अब देखो, धर्म में सुधार की जरूरत कब पड़ती है? जब हम देखते हैं कि बहुत सारी नैतिक बुराइयां धर्म में पाई जाती हैं। और ईसाई धर्म का प्रमुख क्या है? चर्च। तो चर्च में जो बुराइयां थी उनके विरोध में जो आंदोलन चला उसको कहा गया धर्म सुधार आंदोलन। समय क्या था? 16वीं सदी में। तो ये आपको याद रखना है, यूरोप में चर्च में प्राप्त बुराइयों के विरुद्ध 16वीं सदी में जो एक आंदोलन चला उसको कहा गया है धर्म सुधार आंदोलन। एक्चुअली होता क्या था, इस समय यूरोप में दो टाइप के धर्म थे। एक तो थे कैथोलिक, जो चर्च में विश्वास रखते थे। दूसरा उदय हुआ था प्रोटेस्टेंट धर्म का। तो ये जो कैथोलिक धर्म था इसके विरुद्ध प्रोटेस्टेंट धर्म ने जो आंदोलन किया उसको ही धर्म सुधार आंदोलन कहा गया है। तो कुल मिलाकर यह आंदोलन किसका था? प्रोटेस्टेंट का आंदोलन था। कैथोलिकों के विरुद्ध यह आंदोलन था, इसलिए इसको धर्म सुधार आंदोलन कहा गया है। अब क्या कारण था कि यह धर्म सुधार आंदोलन करना पड़ा? तो यहाँ पर चर्च था। चर्च में जो पादरी होते थे, जो बिशप होते थे, जो पोप होते थे, बहुत ही ज्यादा विलासी थे, संपत्ति भी अपने पास रखते थे, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते थे राजा के अधिकारों वगैरह में। तो इसलिए ये आंदोलन करना पड़ा। हम बात करते हैं बिशप। एक शब्द हमें सुनने को मिलता है, बिशप क्या है? तो बिशप याद रखना, चर्च संबंधी जो सबसे बड़े धर्म अधिकारी होते थे इनको कहा जाता था बिशप। जैसे अपने यहाँ मंदिर में पुजारी जी होते हैं, तो ये बिशप चर्च धर्म अधिकारी था। और सबसे प्रमुख जो बिशप था वह रोम का था, सेंट पीटर। ये पहला बिशप बना था, याद रखना। इनको बाद में पोप कहा जाने लगा था। तो बिशप को ही बाद में पोप कहा जाने लगा था। और इस पोप का चुनाव करने वाली एक संस्था होती थी जिसको कहा जाता था कार्डिनल्स या फिर कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स। अब ये जो कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स है इसका गठन किया था पोप निकोलस द्वितीय ने। पोप निकोलस द्वितीय ने क्या किया था? कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स का गठन किया था। ये आपको याद रखना है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेसिक था हमारा। क्या कारण थे धर्म सुधार आंदोलन की? तो सबसे पहले इंटरडिक्ट, मतलब कि हस्तक्षेप करना। तो जो चर्च था, राज्य में पोप का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, राज्य के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता था, इंटरडिक्ट करता था। तो इसलिए याद रखना, पहला कारण था आंतरिक हस्तक्षेप या फिर इंटरडिक्ट, राज्य के मामले में पोप का हस्तक्षेप था। दूसरा था एक्स कम्युनिकेशंस, मतलब इसमें चर्च के जो बिशप थे राजा को उसके पद से हटा सकते थे, इसको कहा गया था एक्स कम्युनिकेशन। ठीक, याद रखना, एक्स मतलब राजा पहले होता था, फिर वो एक्स बन जाएगा, मतलब कि एक्स किंग था। तो एक्स कम्युनिकेशन इस प्रकार से याद रखना, राजा को पद से हटाना। राजा को पद से हटाना ये भी किसके हाथ में था उस समय? ठीक, तो राजा को भी गुस्सा आता है, भाई आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, राजा को हटा भी रहे हैं। दूसरा था करों द्वारा शोषण। चर्च क्या करता था इस समय? सारे करों का क्या करता था? उपभोग करता था। एक टाइथ नामक धार्मिक कर लेता था जो 1/10 होता था, ये भी वसूल करता था। दूसरा पीटर्स पेंस, एक संस्कार संपन्न करने वाला कर था, ये भी एक टैक्स था, ये भी चर्च लेता था। तो ये टैक्स वगैरह थे जिनके कारण क्या हुआ, इस आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा रूढ़िवादी नीतियों को प्रसारित करते थे चर्च वाले। और क्या करते थे कि भ्रष्टाचार करते थे, अपने अधिकारियों को, जो रिश्तेदार थे उनको चर्च के उच्च पदों पर पहुंचा देते थे। अब देखो तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था पाप मोचन पत्र, जिसको इंडलजेंस भी कहा गया है। अब ये क्या था? पाप मोचन पत्र मतलब कि एक ऐसा पत्र था जिसको खरीदकर आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हो। ये किसने फैलाया? ये फैलाया पोप लियो दसम ने। पोप लियो दसम जो था उसने, ठीक, सेंट पीटर चर्च का ये या फिर बिशप हुआ करता था या फिर पोप हुआ करता था। तो इसने इसका पाप मोचन पत्र या फिर इंडलजेंस का प्रारूप तैयार किया और इसने इसकी जिम्मेदारी किसको दी? आर्क बिशप अल्बर्ट को। तो इसने अल्बर्ट को बुलाया, बेटा अल्बर्ट इधर आओ और तुम्हें क्या करना है? इस इंडलजेंस का प्रचार प्रसार करना है। तो अब अल्बर्ट था ना, थोड़ा सा आलसी टाइप का था,
इसने क्या किया, इसने नियुक्त कर दिया इस काम के लिए टेटजेल नाम के पादरी को। टेटजेल नाम के पादरी को उसने नियुक्त कर दिया। अब ये टेटजेल नाम का पादरी है, ये 1517 में कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है जर्मनी। अभी जर्मनी पहुंच जाता है, वो कहता है जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए सिक्के की खनक गूंजेगी वैसे ही उस व्यक्ति की आत्मा को सीधा स्वर्ग मिल जाएगा। मतलब जो व्यक्ति भी क्या करेगा, इस पत्र को खरीद लेगा पैसे देकर, वैसे ही उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। टेटजेल नाम के पादरी ने यह प्रचार प्रसार किया। अब विटेनबर्ग, उस समय ये विटेनबर्ग पहुंच गया था 1517 में, जर्मनी के विटेनबर्ग पहुंचा। वहां पर इसने कहा कि जो भी इसको खरीदेगा वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। तो याद रखना, यहां पर धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका विरोध किया और कैटेनल नाम के गिरजाघर पर या फिर चर्च के प्रवेश द्वार पर 95 थीसियस पत्र लिखकर चिपका दिया और यहीं से धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गया। और मार्टिन लूथर जो जर्मनी के थे, धर्म सुधार आंदोलन के जनक कहलाने लगे। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर पोप लियो 10 ने ये तैयार किया था पाप मोचन पत्र, जिम्मेदारी अल्बर्ट को दी, अल्बर्ट ने टेटजेल को दी, टेटजेल जर्मनी गया विटेनबर्ग में जो धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे मार्टिन लूथर, इन्होंने विरोध किया और इंडलजेंस के विरुद्ध में 95 थीसिस नाम का एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि जो चर्च है वो क्या है, भ्रष्टाचारी है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो यहाँ पर ये ठीक। अब कुछ व्यक्तियों के बारे में जानते हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जानते हैं जॉन विक्लिप के बारे में। जॉन विक्लिप कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, याद रखना जॉन विक्लिप। और इनको धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार या फिर प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इनके जो अनुयायी थे वो लोलार्ड्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? लोलार्ड्स कहलाते थे। और ये जॉन विक्लिप जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, ये आपको याद रखना है। जब इन्होंने क्या किया कि विरोध किया, किसका? चर्च का विरोध किया, तो इनकी मृत्यु के बाद इनको सबको ठीक कब्रिस्तान से निकलवाकर गंदी जगह फेंकवा दिया था। किसने? पादरियों ने। तो ये जॉन विक्लिफ है, इनका याद रखना। ठीक, प्रातःकालीन तारा इनको कहा जाता है। अनुयायी इनके लोलार्ड्स कहलाते हैं। ऐसा ही एक अनुयायी था इनका जॉन हस। अब ये जो जॉन हस है बोहेमिया का निवासी था और प्राग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करता था। विक्लिप का शिष्य था, इसने भी विरोध किया तो इसको जिंदा जला दिया गया। जॉन हस को क्या किया था? जिंदा जला दिया था, याद रखना। इसने कहा कि एकमात्र ईसाई धर्म यदि आपको जानना है तो बाइबल का अध्ययन करो, ठीक, चर्च से दूर रहो, क्योंकि चर्च की हमें सहयोग की आवश्यकता नहीं है। चर्च में भ्रष्टाचारी हैं, अनैतिक लोग हैं। इसके बाद एक व्यक्ति होता है सोवेनरोला, जो फ्लोरेंस का पादरी था। इसको भी जिंदा जला दिया गया क्योंकि इसने भी चर्च का विरोध किया। तो जॉन हस को और सोवेनरोला को क्या किया था? जिंदा जला दिया गया था। अब ये इटली का था, याद रखना। इटली में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कौन था? सोवेनरोला। ठीक, इसके बाद इरास्मस की बात करते हैं। इरास्मस हॉलैंड का निवासी था। इसने 1511 में एक पुस्तक लिखी द प्रेज ऑफ फॉली, जिसमें इसने चर्च का बहुत मजाक उड़ाया। एक इसने पुस्तक लिखी कालो क्विज भी इसकी एक पुस्तक है, याद रखना। अब इसको मानवतावाद का राजकुमार और डरपोक विद्वान कहा गया है। किसको? इरास्मस को मानवतावाद का राजकुमार भी कहा गया है और डरपोक विद्वान भी कहा गया है। इरास्मस कहता था मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु मेरा पेट लूथरवादी है। क्लियर है ये चीज? मतलब कि लूथरवादी मतलब प्रोटेस्टेंट का समर्थक है, जो चर्च की बुराइयां करता है, याद रखना। तो ये क्या है? इरास्मस का कथन है। अब बात कर लेते हैं लूथर के बारे में। लूथर का जन्म 1483 में जर्मनी में होता है। जर्मनी के सैक्सोनी प्रांत में इनका जन्म होता है। किसका? लूथर का, याद रखना। लूथर धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में। यहीं पर इन्होंने क्या किया था? 95 थीसिस चिपका दी थी, सबको पता है, प्रवेश द्वार पर। तो 1500 पहले लूथर क्या है, बहुत बड़े कैथोलिक आस्थी थे। पहले कैथोलिक में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे लूथर, लेकिन 1511 में इनको रोम की यात्रा का ठीक सौभाग्य प्राप्त होता है। ये रोम की यात्रा करने जाते हैं तो वहां इनको पता चलता है कि रोम के जो बिशप हैं हद से ज्यादा विलासितापूर्ण, अनैतिक और भ्रष्टाचारी हैं। तो इनका सत्य का ज्ञान होता है और ये कहते हैं बताता हूं बेटा। उसके बाद ये क्या करते हैं? 1517 में जब टिटजेल आता है तो ये 95 थीसिस लिखते हैं, जो लैटिन भाषा में थी, याद रखना इसको। इसके अलावा 1519 में
बात है कब की, 1519 में, जब लिप्जिग नामक स्थान में ठीक वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। तो इन्होंने कहा था कि जान हस के सिद्धांतों को मानो, जान हस से प्रेरणा लो, जान हस वही है जिसको जिंदा जला दिया गया था। तो याद रखना, इसके विरोध में 1519 की बात है, इन्होंने जब जान हस के सिद्धांतों को प्रसारित किया तो इसके विरोध में 1520 की बात है। 1520 में एक पेपल बुल नाम का ठीक आदेश जारी किया जाता है लियो दसम द्वारा, जिसमें लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता है। पेपल बुल नाम के आदेश से 1520 में लूथर को धर्म से बहिष्कृत किया पोप लियो दसम ने। क्यों किया? क्योंकि यह क्या कर रहा था, प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रसार कर रहा था और जान हस से प्रेरित होने के लिए कह रहा था। तो लूथर ने क्या किया, लूथर ने इस आदेश को जला दिया, जिसके फलस्वरूप जो रोमन शासक था चार्ल्स पंचम, यह भी कौन था, कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। इसने 1521 में बर्म्स नाम के स्थान पर एक न्याय परिषद या फिर डाइट की बैठक रखी, लेकिन लूथर नहीं आया, लूथर ने मना कर दिया। तो जिसके कारण क्या होता है, इनको वहां से निष्कासित कर दिया जाता है विधि पूर्वक 1522 में। याद रखना, विधि पूर्वक 1521 में इनको बहिष्कृत किया गया था। 1521 में विधि पूर्वक बहिष्कृत किया गया था। अब जब लूथर बहिष्कृत हो जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, तो याद रखना, सैक्सोनी के राजा थे फेडरिक, इन्होंने लूथर को शरण दी और वार्टबर्ग किले में लूथर रहे उस समय। तो सैक्सोनी राजा फेडरिक ने लूथर को शरण दी थी वार्टबर्ग किले में, और 1522 में यहीं पर लूथर ने बाइबल का इंग्लिश अनुवाद किया था, जिसको सेप्टेम्बर टेस्टामेंट कहा जाता है, क्योंकि सितंबर के महीने में इसका अनुवाद किया गया था। तो ये चीज क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आई थिंक बहुत सरल सरल यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, चलो लूथर विवाद चल रहा है, उधर लूथर का कैथोलिक से विवाद चल रहा है, इसके बीच में स्पीयर सभा होती है 1526 में। क्या होती है, स्पीयर सभा होती है। रोमन जो सम्राट रहते हैं धार्मिक विवाद को निपटाने के लिए 1526 में स्पीयर सभा रखते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं होता, तो ये वाली तो फ्लॉप हो जाती है। तो पहली सभा कब हुई, 1526 में। इसके बाद 1529 में यहां पर दूसरी सभा रखी जाती है। रोमन सम्राट क्या करते हैं, 1529 में दूसरी सभा रखते हैं, जिसमें लूथर के मत के विरुद्ध क्या होता है, आदेश पारित किया जाता है, मतलब लूथर के मत को समर्थन नहीं दिया जाता है। फलस्वरूप यहां से प्रोटेस्टेंट की शुरुआत हो जाती है। तो अभी तक हम जिस प्रोटेस्टेंट मत की बात कर रहे थे वो यहां से शुरू होता है। 1529 में दूसरी स्पीयर सभा में ही प्रोटेस्ट मत की वास्तविक शुरुआत होती है। इसी घटना से प्रोटेस्ट मत की शुरुआत मानी जाती है। कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होगी आई थिंक। चलिए अब बात करते हैं ऑसबर्ग सभा। 1530 में चार्ल्स पंचम, जो ठीक याद रखना रोमन सम्राट था, चार्ल्स पंचम क्या करता है, ऑसबर्ग में एक सभा बुलाता है। सभा का उद्देश्य भी यही था कि भाई प्रोटेस्ट और कैथोलिक के बीच में क्या करो, सुलह करा दो और आपस में बातचीत करा दो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रोटेस्ट को अमान्य कर दिया जाता है। फलस्वरूप जर्मनी में गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध 1546 से 1555 तक चलता है। लगभग 9 साल यह क्या होता है, गृह युद्ध चलता रहता है। इस गृह युद्ध की समाप्ति के बाद 1555 में होती है ऑसबर्ग की संधि। अब ये 1555 में जो ऑसबर्ग की संधि हुई, इस समय राजा था फर्डिनेंड और प्रोटेस्ट के बीच होती है, जिसमें लूथरवाद को या फिर प्रोटेस्टेंट को क्या होती है, वैधानिक मान्यता मिल जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा किस संधि के तहत या फिर कब लूथरवाद को या फिर प्रोटेस्टेंट को वैधानिक मान्यता मिली, तो आप बताओगे 1555 में ऑसबर्ग की संधि से। चलिए अब बात करते हैं 18 से 1648 तक। 1618 से बाद में आगे जाएंगे जब हम, तो 1618 से 1648 तक याद रखना प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच एक खूनी संघर्ष चलता रहा लगभग 30 वर्ष। ठीक याद रखना ये खूनी संघर्ष का काल है 1618 से 48, 30 वर्ष के लिए प्रोटेस्ट और कैथोलिक के बीच, मतलब पी और की के बीच, पीके के बीच। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि से यह समाप्त होता है। इसमें यूरोप में धर्मनिरपेक्ष राज्य की शुरुआत मानी जाती है। इस समय यूरोप में धर्मनिरपेक्ष राज्य की शुरुआत मानी जाती है, ये हमें याद रखना है। क्या होता है, यूरोप में धर्मनिरपेक्ष राज्य की शुरुआत मानी जाती है। अब देखना, एक यहाँ पर यूरोप का राजा था हेनरी अष्टम,
जिस जो ट्यूडर वंश का था, कौन से वंश का? ट्यूडर वंश का हुआ करता था हेनरी अष्टम। इसको पोप लियो दसम ने धर्म रक्षक की उपाधि दी थी। इसने डिफेंस ऑफ सेवन सेक्रामेंट लिखी थी, किसके विरुद्ध? 95 थीसिस के विरुद्ध। तो भाई शुरू में तो ये क्या कर रहा था हेनरी अष्टम? याद रखना, शुरू में तो ये लूथरवादी का विरोधी था, लूथर का। लेकिन बाद में क्या होता है, जब यह अपनी पत्नी से, पहली पत्नी से क्या था, कैथरीन से तलाक लेना चाहता है और दूसरी पत्नी दूसरी से शादी करना चाहता है, बेलिन से, तो पोप क्या करते हैं, इसको मना कर देते हैं। जब पोप इसको मना करते हैं तो 1534 में यह एंग्लिकन चर्च की स्थापना करता है और एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लागू कर तलाक को मान्यता प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है, हेनरी अष्टम जो शुरू में क्या था, कैथोलिकवादी था, बाद में लूथरवादी हो जाता है, क्योंकि इसको इसकी बीवी से तलाक देने से रोक दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इंग्लैंड में एक और रानी होती है ट्यूडर वंश की, जिसका नाम रहता है मैरी। इसको खूनी मैरी भी कहा जाता है। ये कट्टर कैथोलिक थी, मतलब प्रोटेस्ट लोगों को ये बहुत मारती थी। तो ये स्पेन का एक राजा था जो वही कैथोलिक था, फिलिप द्वितीय। उससे शादी कर लेती है और प्रोटेस्टों का दमन करती है। याद रखना, खूनी मैरी ठीक ट्यूडर वंश की थी, स्पेन के फिलिप II से शादी करती है, प्रोटेस्टों पर अत्याचार करती है। ये आपको याद रखना है। अब हेनरी अष्टम ने जिसने क्या किया था, तलाक लिया था अपनी पहली पत्नी से, उसने बेलन से शादी की थी। अब हेनरी अष्टम ने जब बेलन से शादी की तो इनकी पुत्री होती है एलिजाबेथ, और जो एलिजाबेथ है वह एंग्लिकन चर्च की स्थापना करती है। इसको चर्च की शासिका भी कहा जाता है और ये फिर बाद में राष्ट्रीय चर्च बन जाता है। ये चीज क्लियर है? तो ये राष्ट्रीय चर्च बन जाता है। तो एलिजाबेथ के समय क्या होता है, एंग्लिकन चर्च राष्ट्रीय चर्च बन जाता है। तो ये हमें याद रखना है। अब एक हम यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जिवंगली के बारे में। यह एक कैथोलिक पादरी था शुरू में, लेकिन यह हमेशा से चर्च का आलोचक रहा था कि भाई आप लोग ये सब भ्रष्टाचार वगैरह, अनैतिकता वगैरह छोड़ दो, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। तो ज्यूरिक धर्म सभा जो 1523 में हुई थी स्विट्जरलैंड में, इसमें इसने 67 थीसिस या 67 सिद्धांत दिए थे और 1525 में यह कैथोलिक धर्म को छोड़ देता है। क्योंकि भाई ये स्विट्जरलैंड का, याद रखना, स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक है ये जिंगली। अब 1525 में ये चर्च से हट जाता है। 1529 में इसका लूथर से वाद विवाद होता है, जिसको मारबर्ग विवाद या फिर कहा जाता है, क्योंकि यह ईसा के पवित्र भोजन के विषय पर होता है। तो जिंगली का लूथर के साथ जो विवाद हुआ उसको मारबर्ग विवाद कहा जाता है। 1529 में यह हुआ था। 1525 में चर्च छोड़ दिया था। 1531 में कोपल के युद्ध में इसकी मौत हो जाती है। यह स्विट्जरलैंड में था। इसने कहा था आप मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, याद रखना, लेकिन आत्मा को नहीं। याद रखना, तो इसी के द्वारा क्या होता है, स्विट्जरलैंड में मान्यता मिल जाती है प्रोटेस्टेंट को। 1531 में कोपल के युद्ध में मारा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एक व्यक्ति था कॉल्विन जो फ्रांस का था, इसकी उपाधि थी प्रोटेस्ट पोप। प्रोटेस्टेंट का पोप किसकी उपाधि थी? कॉल्विन की उपाधि थी, याद रखना। अब 1533 में यह स्विट्जरलैंड आ गया था और मरने तक यहीं रहा। तो कॉल्विन 1533 में स्विट्जरलैंड आ गया, मरने तक यहीं रहा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसने कॉल्विनवाद का प्रमुख केंद्र बनाया था और 1536 में ईसाई धर्म की संस्थाएं इसने बुक लिखी। याद रखना, प्रेसिबिटर्स इसके वृद्ध पादरी नियुक्त होते थे जो धर्म का प्रसार करते थे, वो कहलाते थे प्रेसिबिटर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉल्विन फ्रांस का था, प्रोटेस्ट पोप इसको कहा जाता था। स्विट्जरलैंड आया, फिर यहीं रहा, जेनेवा को इसने केंद्र बनाया। 1536 में इसने ईसाई धर्म की संस्थाएं नाम की बुक लिखी और प्रेसिबिटर्स है इसके बूढ़े बूढ़े पादरी थे जो इसके धर्म का प्रसार करते थे। अब प्रति धर्म सुधार आंदोलन, देखो धर्म सुधार था कैथोलिक के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट का आंदोलन था। वैसे ही प्रोटेस्टेंट के खिलाफ जो कैथोलिक ने जो आंदोलन किया उसको प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। तो इन्होंने इसमें क्या किया, अपने कैथोलिक धर्म में भी सुधार किया। उसके लिए इन्होंने क्या किया, ट्रेंट परिषद, धर्म सभाएं, तो 1545 से 1563 तक इन्होंने लगभग 25 धर्म सुधार सभाएं की अपने कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए। एक इन्होंने जेइसुट नाम का एक संघ बना लिया। 1534 में पेरिस में इग्नेशिया लोयोला ने इसकी स्थापना की थी, जेइसुट संघ की। अब ये जो जेइसुट संघ है, याद रखना, फ्रांस जेवियर इसका एक संत था जो जापान गया, पूछा जाता है। इसका जो प्रमुख था जेइसुट संघ का, वह जनरल कहलाता था। क्या कहलाता था? जनरल कहलाता था। ये हमें याद रखना है, जेइसुट संघ का प्रमुख
जनरल कहलाता था जो रोम में निवास करता था, रोम में निवास करता था। कैथोलिक ने एक याद रखना इक्विजिशन नाम का एक न्यायालय भी बनाया था, जिसके तहत कोई भी यदि इनका विरोध करता था तो उसको दंड दिया जाता था। तो ये क्या था, इक्विजिशन मतलब इंजेक्शन लगा देना, मतलब ये क्या था, एक इनका न्यायालय था, ये आपको याद रखना है। तो ये धर्म सुधार आंदोलन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब जितने पॉसिबल थे वो हमने कवर करा दिए। अब हम बात करते हैं वाणिज्यवाद के बारे में। देखो वाणिज्यवाद कुल मिलाकर उस समय क्या था कि जितना ज्यादा सोना चांदी बटोर सकते हो बटोर लो। वाणिज्यवाद 16वीं से 18वीं सदी में यूरोप में उत्पन्न हुआ। बहुमूल्य धातुवाद का युग यह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जिसके पास जितना ज्यादा सोना चांदी था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। कुल मिलाकर सोना चांदी का युग जो है वह वाणिज्यवाद कहलाया। इसको देखो फ्रांस में कोलवर्टवाद कहा जाता है, क्योंकि कोलवर्ट ने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। जर्मनी में कैम्बलिज्म कहा जाता है, इंग्लैंड में मर्केंटलिज्म कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखना, फ्रांस में कोलवर्टवाद, जर्मनी में कैम्बलिज्म, इंग्लैंड में मर्केंटलिज्म कहा जाता है। नारा क्या था वाणिज्यवाद का, अधिक स्वर्ण अधिक शक्ति। तो जैसे मैंने आपको बता दिया बहुमूल्य धातुओं का काल था, धातुओं का यहाँ पर संग्रहण करो और क्या बन जाओ, शक्तिशाली बन जाओ। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, ये जो शब्द है 1776 में एडम स्मिथ जो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के, इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, याद रखना, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। तो इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में इसका आलोचनात्मक वर्णन किया था। तो सबसे पहले वाणिज्यवाद दिया तो शब्द एडम स्मिथ ने, लेकिन आलोचना के संदर्भ में 1931 में एक पुस्तक लिखी वाणिज्यवाद, एली हेस्कर ने, ये भी क्या थे, इसके आलोचक थे, याद रखना। तो वाणिज्यवाद जो पुस्तक है एली हेक्सर ने 1931 में लिखी थी, ये भी वाणिज्यवाद के आलोचक थे। तो दोनों एडम स्मिथ और एली हेक्सर इसके क्या हैं, आलोचक हैं। अब हम बात करें यूरोप में सबसे पहले वाणिज्यवाद का उदय कहाँ हुआ बेटा, स्पेन में। कहाँ पर हुआ, स्पेन में इसका उदय हुआ। क्योंकि याद रखना यूएसए उपनिवेश से पर्याप्त मात्रा में सोना चांदी इनको प्राप्त हो रहा था, ये हमें याद रखना है। जब सोना चांदी बहुत ज्यादा प्राप्त होगा तो इनके पास परिस्थितियां बन जाएंगी। एक कौन सी सरकार थी जिसने वाणिज्यवाद को नहीं अपनाया, तो डच सरकार ने वाणिज्यवाद को नहीं अपनाया। इन्होंने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है। अब वाणिज्यवाद का बेसिक समय देखो तो 1250 से 1750 माना जाता है, और इसका चरम काल देखो जहां ये अपने सर्वोच्च पर था तो 1500 से लेकर 1750 माना जाता है। इसके दो समर्थक, एक तो सलामर थे, दूसरे थे जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक, अब याद रखना कीन्स और सलामर इसके समर्थक थे, वहीं हेक्सर और स्मिथ इसके विरोधी थे। इसका इंग्लैंड में चरम काल कब से रहा, 1558 से 1658, ये समय आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। फ्रांस में याद रखना लुई 14वें के समय ये चरम पर था, मंत्री इसका कोलवर्ट हुआ, इसलिए यहां पर इसको कोलवर्टवाद कहा गया, वाणिज्यवाद को। अब क्या था, तो देखो वाणिज्यवाद कुल मिलाकर था कि निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना। अब निर्यात को कौन से बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, लेकिन यहां पर निर्यात को घटाना, सोना चांदी धातु नहीं बेचना है, सोना चांदी धातु को इकट्ठा करना है। जिसके पास ज्यादा सोना चांदी धातु इकट्ठा रहेगा सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, निर्यात को बढ़ाओ, आयात को घटाओ। क्लियर है यहां पर, क्योंकि शक्ति का मापन सोना और चांदी से ही किया जाता था, शक्ति का मापन सोना चांदी से किया जाता था। यह एक राज्य हस्तक्षेप प्रणाली थी जिसमें व्यापार पर संपूर्ण एकाधिकार राज्य का होता था। चार्टर कंपनियों का यहां से विकास होना शुरू हुआ, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। 3G का यहां पर उदय हुआ, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। गोल्ड, ग्लोरी और गॉड आपको याद रखना है, 3G का फुल फॉर्म यहां होता है। इसके अलावा देखो पतन क्यों हुआ, स्वतंत्र व्यापार या फिर मुक्त व्यापार या फिर लेसेज फेयर के कारण इनका पतन हो गया। अमेरिकी क्रांति ने भी इसके पतन में भूमिका निभाई, बाद में फ्रांस की क्रांति होगी तो इसके पतन में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी। विशेषताएं क्या थी, यहाँ पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, विदेशी व्यापार शत्रुता का प्रतीक था। इस समय विदेशी व्यापार शत्रुता का प्रतीक होता था, करेंगे तो भाई हम निर्यात ही, आयात तो हम तुमसे करेंगे ही नहीं। क्लियर है। कृषि के प्रति उदासीनता थी, क्योंकि सब लोग सोना चांदी खरीदने में लगे थे, सोना चांदी को महत्व दिया गया। हस्तक्षेप का सिद्धांत चलता था, मतलब पूरी तरह से सरकार या फिर राज्य का हस्तक्षेप था। इसके विरोध में एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। संरक्षणवाद,
अपने उद्योगों और धंधों को क्या करना, संरक्षण देना यहाँ का उद्देश्य था। अब देखो वाणिज्यवाद का सिद्धांत सबसे पहले 1613 में एंटोनियो सेरा ने दिया था। तो वाणिज्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, एंटोनियो सेरा ने 1613 में। टॉमस मैन, इसकी पुस्तक थी द राइट्स ऑफ मैन, ये इंग्लैंड का था। इसने आंग्ल वाणिज्यवाद का सर्वोत्तम प्रवक्ता इसको कहा जाता है। आंग्ल वाणिज्यवाद का सर्वोत्तम प्रवक्ता टॉमस मैन को कहा जाता है। इसके अलावा एंटोन मोंटेकैरेन जो फ्रांस का था, ये दुखांत कवि था। इसने कहा था हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। एंटोन मोंटेकैरेन जो है फ्रांस का दुखांत व्यक्ति कवि था जो कहता था हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। विलियम पेटी सांख्यिकी पद्धति और राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। विलियम पेटी सांख्यिकी पद्धति और राजनीतिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। वहीं जोसिया चाइल्ड, इसने कहा था ब्याज दरों को कम करो। जोसिया चाइल्ड ने, याद रखना, ब्याज दरों को कम करने का यहाँ पर सुझाव दिया था। वहीं जनरल थ्योरी किसकी पुस्तक है, याद रखना, कीन्स की। जॉन मैनार्ड कीन्स की जनरल थ्योरी पुस्तक है, जो वाणिज्यवाद के क्या थे, समर्थक हुआ करते थे। तो ये हमारे दो टॉपिक इसमें कवर होगा। यहाँ पर देखो यूएनओ आपको दिख रहा होगा। अगले लेक्चर में हम यूएनओ को कवर करेंगे और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम इस प्रकार से बहुत आसानी से पूरे विश्व इतिहास को कवर कर सकते हैं। यदि इस पर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।